हेलो मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑन ट्रैक पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत हुए हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी का जो 2016 में एग्जाम हुआ था, उसके प्रश्न पत्रों को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। ठीक है, 2016 में जो एग्जाम हुए थे, उसी के प्रश्न पत्र को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। ये आपका वीडियो री एग्जाम के पर्पज से हम यहाँ पे आपसे पेपर शेयर कर रहे हैं। यह पेपर आपका 21 फरवरी 2016 को संपन्न हुआ था। ठीक है, चलिए हिंदी के प्रश्न पत्रों को देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। हमसे पूछ रहा है कि हिंदी की आदि जननी क्या है। ठीक है, हिंदी की आदि जननी क्या है। तो मित्रों, इसका जो आपका सही उत्तर है वो है आपका पाली संस्कृत अपभ्रंश प्राकृत। तो आपका सही उत्तर है संस्कृत। ठीक है, आपका सही उत्तर है संस्कृत। देखिएगा, इसमें जो आपका विकास हुआ था, ठीक है, हिंदी का जो विकास क्रम है, पहले संस्कृत आता है। ठीक है, पहले आपका संस्कृत आता है, संस्कृत के बाद आपका पाली आता है। ठीक है, पाली के बाद आपका प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट। ठीक है, अवहट, अवहट के बाद आपका प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। ठीक है, प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। बिल्कुल इसी क्रम में आपका हिंदी का विकास होता है। ठीक है, तो हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाएगा? संस्कृत को कहा जाएगा। चलिए दूसरा देखिए, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो मित्रों, आपका हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है आपकी 33। ठीक है, बाकी आपके संयुक्त व्यंजन हो गए। ठीक, चलिए नेक्स्ट, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस मित्रों आपका ऑप्शन बी 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। अविकारी शब्द क्या होता है, आपसे पूछ रहा है। अविकारी इसमें से कौन सा है? संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय या विशेषण। ठीक है, तो विकारी में आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आते हैं, लेकिन अविकारी के अंतर्गत आपके आते हैं अव्यय। ठीक है, अव्यय आपके अविकारी शब्द हैं। ठीक, अविकारी। ठीक है, अविकारी मतलब कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई भी विकार नहीं उत्पन्न होता, उसे हम अविकारी या अव्यय कहते हैं। ठीक है, अव्यय हमारे 4 प्रकार के होते हैं, हमें पता है, जिसमें क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, इसमें आदि बोधक है। ठीक है, इंग्लिश में जिसे हम एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, दिन रात अध्ययन करके। ठीक है, दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान प्राप्त न कर सका। नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध कीजिए। ठीक है, तो आप देखिएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में जो आपका अध्ययन है यह आपका एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, ये सही तरीके से अध्ययन लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, हमसे पूछ रहा है। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए में सर्वोत्तम लिखा है। ठीक है, तो इसका होता है सर्वोत्तम। ठीक है, सर्वोत्तम होता है। ठीक, और ये इस तरीके से होता है। ठीक है, सर्वोत्तम होता है। सच्चिदानंद मित्रों आपका यहाँ पे सही है। इसका सांसारिक होता है। ठीक है, सांसारिक होता है, सांसारिक होता है, और इसका कीर्ति होता है। ठीक, कीर्ति होता है। चलिए नेक्स्ट, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं। ठीक है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं, हमसे यही पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन ए संधि करेक्ट है। ठीक है, दो वर्णों के मेल से जो एक नया शब्द बनता है तो उस संधि से बनता है। ठीक, सत्याग्रह, देखिए सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या है। और अभी आपने पीछे क्या पढ़ा कि दो वर्णों के मेल से, देखिएगा दो वर्णों के मेल से। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा दो वर्ण, यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। तो दो वर्ण है इसमें, एक सत्य है और एक आग्रह है।
सत्य और आग्रह मिलके क्या बना दिए, सत्याग्रह। ठीक है, तो दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न हुआ, परिवर्तन हुआ, सत्य धन आग्रह बराबर सत्याग्रह, अर्थात संधि है। ठीक, तो संधि विच्छेद, सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा, सत्य धन आग्रह। ठीक है, उपसर्ग किसे कहते हैं, ठीक है, तो उपसर्ग कहते हैं कि ऐसे शब्द जो कि शब्द के आदि में यानी शुरुआत में ही लग के शब्द के अर्थ में कुछ विशेषता उत्पन्न कर दें, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय उसे कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर, ठीक है, अंत में लगकर शब्द के अर्थ में कुछ परिवर्तन ला दे या विशेषता ला दे, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो मिठास, मिठास में जो है मित्रों, मीठा धन आस, मिठास है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, इसमें जो प्रत्यय जुड़ा हुआ है वो आपका आस प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। आपसे पूछ रहा है कि किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, तो देखिएगा मित्रों, द्वंद्व, द्वंद्व में आपके दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, इसमें आपके दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विग की बात अगर करेंगे तो इसमें आपका उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात बाद वाला पद प्रधान होता है। कर्मधारय में भी आपका उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात बाद वाला प्रधान होता है। अव्ययी भाव में आपका पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं, तो देखिए अभी हमने पीछे पढ़ा भी, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, उसे, एक मिनट, सॉरी मित्रों, यहाँ पे आपसे पूछा था कि इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। ठीक है, संख्यावाचक, तो संख्यावाचक देखिए आपका द्विग होता है। ठीक है, द्विग का आपका द्विग समास संख्यावाचक होता है। ठीक, द्विग समास आपका संख्यावाचक होता है। जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं, हमसे यह पूछ रहा है, तो उसे अव्ययी भाव कहते हैं। ठीक है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व, इनका उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, इनका उत्तर पद प्रधान होता है और द्वंद्व का आपका दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, राजपुत्र में कौन सा समास है, राजपुत्र राजा का पुत्र। ठीक है, राजा का पुत्र यानी कि तत्पुरुष समास। ठीक है, ये आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण है। निम्नलिखित में से प्रत्येक चार विकल्पों में से बेमेल शब्द का चिन्हित करना है, किसमें से कौन सा बेमेल है। ठीक है, तो देखिएगा, घर, प्रियजन, परिवार और बच्चे। तो देखिएगा ध्यान से, प्रियजन एक व्यक्ति है, व्यक्तियों से एक प्रिय का जन है, समूह है। परिवार एक व्यक्तियों का समूह है, परिवार है, बच्चे हैं। लेकिन ये सब रहते कहाँ पे हैं, घर पे रहते हैं। इनका एक घर है, एक, यानी कि घर आपका इन श्रेणी से अलग है। ठीक है, इस श्रेणी से अलग है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हुआ। यहाँ पे देखिएगा, समस्या, खेद, कठिनाई और जटिलता। जटिलता, कठिनाई और समस्या तीनों समानार्थी शब्द हैं। खेद होता है किसी चीज की के लिए खेद प्रकट करना, शोक प्रकट करना। ठीक है, तो वो हो गया, यानी कि समस्या, कठिनाई, जटिलता एक शब्द हो गए, खेद आपका यहाँ पे विषम है, इससे अलग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कर्कश, कर्कश का विलोम शब्द क्या होगा, हमसे यही पूछ रहा है मित्रों। तो कर्कश का इसमें से कठोर, विवेकी, मधुर, विनम्र। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है, कर्कश का जो सही विलोम शब्द है वह है आपका मधुर। ठीक है, कठोर का सरल होता है, विवेकी का अविवेकी होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा, तो श्री गणेश का विलोम शब्द होता है इतिश्री। ठीक है, श्री गणेश का विलोम शब्द इतिश्री होता है। चलिए नेक्स्ट, आपसे कह रहा है कि वाक्यांशों के लिए एक उचित विकल्प चुनना है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या कहते हैं, जो इंद्र पर ही विजय प्राप्त कर लिया हो, जिसने इंद्र को जीत लिया हो, उसे इंद्रजीत कहते हैं। ठीक है,
उच्च कुल में पैदा हुए व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो उच्च कुल में पैदा हुए व्यक्ति को कुलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? कुलीन कहते हैं। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, इसमें अर्थ के आधार पे वाक्य का भेद बताइए कि ये कौन सा है। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे प्रश्नवाचक वाक्य है? नहीं। विस्मयवाचक है? क्या इसमें कोई ऐसा विस्मयता का बोध हो रहा है क्या? नहीं। अरे अरे, आह, ओह, क्या कुछ ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, तो ये नहीं है। निषेधवाचक, क्या यह इसमें कहीं नकारात्मकता दिख रही है? नहीं दिख रही है। तो ये क्या है? इच्छावाचक है। ठीक है, इच्छावाचक क्या है कि मेरी इच्छा है, मैं आपको आशीर्वाद स्वरूप यह बात बोल रहा हूं कि यह मेरी इच्छा है, मैं दिल से यह इच्छा रखता हूं कि आपको ईश्वर दीर्घायु करे, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। ठीक, तो यह एक आपका इच्छावाचक वाक्य है। वाक्य में अशुद्ध वाक्य को त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करना है हमको। यदि कोई त्रुटि न हो तो भाग डी का चिन्हित करना है। ठीक है, धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ न होगा, कोई त्रुटि नहीं। इसमें से आपसे पूछ रहा है कि कौन सा गलत है। देखिएगा, ऑप्शन ए में देखिएगा कि धनवान को व्यर्थ। ठीक है, अगर धनवान को व्यर्थ हो गया तो व्यर्थ और बेकार दोनों एक साथ प्रयोग नहीं होंगे, क्योंकि व्यर्थ और बेकार एक ही शब्द है। ठीक है, तो यानी कि पहले अर्थ का प्रयोग हो चुका है तो बाद में बेकार का प्रयोग नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही उत्तर है। ठीक, यानी कि ऑप्शन बी में आपके त्रुटि है। धनवान को व्यर्थ में सहायता देकर कोई लाभ न होगा, शुद्ध वाक्य यह होगा। ठीक, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? छतरी वाला छ है, तो देखिए य, र, ल, व, स, श, ह, श, त्र, ज्ञ। ठीक, तो लास्ट में हमने बना दिया, तो एक किसके बाद में आ रहा है? ह के बाद में आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। अक्ल का दुश्मन होना। ठीक, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मित्र, महामूर्ख, महापंडित, शत्रु। तो देखिएगा मित्रों, यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, महामूर्ख। अक्ल का दुश्मन महामूर्ख है। जो खुद की बुद्धि का ही दुश्मन हो उसे महामूर्ख ही बोलेंगे। ठीक है, खग जाने खग की भाषा, लोकोक्ति का उचित अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में से बताना है। ठीक है, खग जाने खग की भाषा, खग जाने खग की भाषा, लोकोक्ति का उचित अर्थ क्या होगा? तो इसमें होगा पक्षियों की तरह बोलना, नहीं। पक्षियों की भाषा न जानना, नहीं। पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, नहीं। समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक, नीचे दिए गए वाक्य के पहले और अंतिम भाग को 1 और 6 की संख्या दी गई है। इनके बीच के अंशों को 4 भागों में बांटकर य, र, ल, व की संख्या दी गई है। ये चारों भाग उचित क्रम में नहीं है, इन चारों को उचित क्रम में लगाएं ताकि सही वाक्य बन सके। आपसे यही पूछ रहा है। ठीक है, जिस प्रकार दहकना है उसी प्रकार उसके स्वभाव का मनुष्य का धैर्य अग्नि का धर्म पर्याय होना चाहिए। तो आप देखिएगा कि जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। ठीक है, तो ये एकदम करेक्ट था। तो आप देखिएगा मित्रों ऑप्शन सी को, व, य, ल और र। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। कल्प वृक्ष पारिजात है, देववृक्ष है, कल्पतरु है, यानी कि सभी हैं। ठीक है, यानी कि सभी हैं। फूल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछ रहा है। सुमन है, पुष्प है, कुसुम है, तनुजा नहीं है। ठीक है, तनुजा नहीं है। किस रस को रसराज कहा जाता है? आपसे पूछ रहा है। ठीक है, किस रस को रसराज कहा जाता है? तो रसराज मित्रों आपके श्रृंगार को कहा जाता है। ठीक है, श्रृंगार इस तरीके से लिखा जाएगा, इसमें ये वाला नहीं होता, इसका सही रूप यही है श्रृंगार का।
तो किस रस को रसराज कहा जाता है, आपसे पूछ रहा है, तो वो आपके श्रृंगार रस को कहा जाता है। ठीक है, श्रृंगार रस को आपके रसराज कहा जाता है। ठीक, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह क्या कहलाता है? दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई। तो यहाँ पे मित्रों ध्यान दीजिएगा, उसे हम चौपाई कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? चौपाई कहते हैं। 13-11 दोहा, 11-13 का सोरठा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मन रे तन कागद का पुतला, लागै बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, हमसे पूछ रहा है। ठीक है, मन रे तन कागज का पुतला, हे मन, ये जो हमारा शरीर है ये कागज के पुतले की तरह है, जिसपे कि बूंद बिनस जाए छिन में, पानी की कुछ बूंद लगते ही जिस तरीके से कागज गलने लगता है, उसी तरीके से यह तन है इस कागज का पुतले की तरह है, जिसपे कि यह एक दिन नश्वर हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो इस पे किस बात का गर्व करें, किस बात का घमंड करें, इस शरीर पे किस बात का घमंड करें, यह हमारे कथन का, यह हमारे जो यहाँ पे दिया गया है इसका अर्थ है। ठीक है, इस लाइन का। तो इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा रस है। इसमें क्या कहीं भक्ति का भाव उत्पन्न हो रहा है? नहीं। क्या श्रृंगार का भाव उत्पन्न हो रहा है? नहीं। ठीक है, श्रृंगार का भाव उत्पन्न हो रहा है? नहीं। करुणा का भाव उत्पन्न हो रहा है? नहीं। श्रृंगार का मतलब है कि जहां पे यहाँ कोई साज सज्जा की बात की जा रही है? नहीं। करुणा की बात है, क्या यहाँ पे कुछ ऐसा है जिसकी वजह से मन दुखी हो जाए? नहीं, यह शांत रस है। ठीक है, यह आपका शांत रस का एग्जाम्पल है। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे। शाम का समय हो रहा है, आसमान से, मेघमय आसमान से उतर रही है, जब सूर्य छिपने लगा उस समय ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई सुंदरी सी परी हो, वह धीरे धीरे आसमान से उतर रही है। ठीक है, वह आसमान से उतर रही है। तो आप देखिएगा इसमें श्लेष, रूपक, उपमा और मानवीकरण में पूछ रहा है कि यह कौन सा अलंकार है। तो मित्रों यह आपका मानवीकरण है। ठीक है, ये जो श्लेष अलंकार है, श्लेष अलंकार क्या होता है कि एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जहां जुड़े हों, जहां कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो, किंतु प्रसंग का भेद में उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे रईमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पे एक पानी है जो कि मोती के लिए है चमक, मानुष यानी प्रतिष्ठा, और चून यानी जल। तो यहाँ पे श्लेष अलंकार नहीं था। ठीक है, ये श्लेष का हो गया। रूपक की अगर हम बात करेंगे मित्रों, ये रूपक अलंकार, तो रूपक अलंकार होता है आपका, रूपक अलंकार वह होता है कि जहां उपमेय में उपमान का आरोप हो, निषेध रहित तो हो, जैसे मुख चंद्र है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रूपक भी नहीं था। उपमा है कि जहां भिन्न पदार्थों का सादृश्य प्रतिमान होता है। ठीक है, जहां पे उपमेय व उपमान में पाया जाने वाला उभयनिष्ठ गुण होता है, जहां पे किसी की उपमा दी जाती हो, ठीक है, किसी से तुलना की जाती हो, तो ऐसा भी यहाँ पे नहीं किया गया था। जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय, जिससे उपमा दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। तो ऐसा भी यहाँ पे कुछ नहीं था, तो यह उपमा भी नहीं था। तो मानवीकरण क्या होता है, मानवीकरण को जान लेते हैं। मानवीकरण होता है कि अमानव, जैसे आपका प्रकृति, ठीक, प्रकृति, पशु, पक्षी और निर्जीव पदार्थ। ठीक है, और निर्जीव पदार्थ के में मानवीय गुणों का जब आरोपण होता है, जैसे जगी हुई वनस्पतियां अलसाई हुई, जगी वनस्पतियां अलसाई हुई, मुख धोती शीतल जल से, ये प्रसाद जी की रचना थी। तो यहाँ पे आपका ये जो था, दिवावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे। तो यह आपका मानवीकरण अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं, हमसे यही पूछ रहा है। तो निर्गुण भक्ति शाखा के आपके कबीरदास जी थे। ठीक है, यहाँ पे चारों ऑप्शन में सूर, केशव, तुलसी, कबीर में कबीर आपके निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे, निर्गुण भक्ति वाले थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है मित्रों कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। ठीक, तो देखिएगा पृथ्वीराज रासो आपके आदिकाल की रचना है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो आपके आदिकाल की रचना है। इसकी रचना आपके चंद बरदाई जी ने किया था। ये आपके पृथ्वीराज के मित्र थे। 1343 ईस्वी में पृथ्वीराज रासो की रचना हुई थी। यह आपका हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। ठीक है, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य आपके पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है, जो कि चंद्रबरदाई जी के द्वारा रचित है। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, आपसे यह पूछा है। तो देखिएगा इसका आपका जो सही उत्तर है मित्रों वो है आपका हिंदी। ठीक है, हिंदी को आपके राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है, आपसे यही पूछ रहा है। तो कामायनी महाकाव्य के रचयिता आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, कामायनी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। यहाँ पे देखिएगा 36 से 40 तक के कुछ प्रश्नों को हमको करना है। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने तुझको सींचा, बहा युगों तक खून पसीना। ठीक है, यहाँ से अब हमें चलिए 4 प्रश्नों को देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो पहला प्रश्न है कि कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है। ठीक है, कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है। तो देखिएगा कवि कह रहा है कि कुछ भी कर बस कायर मत बन। ठीक है, कुछ भी कर बस कायर मत बन। तो यहाँ पे कवि क्या कह रहा है, गम के आंसू पीने की, आत्मसमर्पण की, रुकावटों को ठोकर मारने की, कुछ भी न बनने की। तो यहाँ पे कवि कह रहा है कि रुकावटों को ठोकर मारो और आगे बढ़ो। ठीक है, रुकावटों को ठोकर मारो और आगे बढ़ो। कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है, आदर्शवादी, समझौतावादी, खून पसीना बहाकर, रुकावटों को ठोकर मारकर जीने के लिए। देखिएगा ठोकर मार पटक मत माथा, ठोकर मार माथा मत पटक कह रहा है सीधा, तो ये तो हुआ नहीं। तेरी राह रोकते पाहन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, फिर यहाँ पे देखिएगा आप, और कब तक गम के आंसू पीना, यानी कि कुछ भी बन बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना, अर्थात वो कह रहा है कि समझौतावादी हमको नहीं बनना है, यानी कि ले देकर जीना क्या जीना, अर्थात समझौता नहीं करना है, समझौतावादी जीवन नहीं जीना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इन पंक्तियों में कायर का क्या अर्थ है। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कायर का क्या अर्थ है, हमसे यही पूछ रहा है कि कायर का क्या अर्थ है। इन पंक्तियों में कायर का क्या अर्थ है, हमसे यही पूछ रहा है कि सहज, चालाक, दुष्ट या समझौतावादी। तो यहाँ पे जो समझौतावादी है, ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है कि आपको समझौतावादी नहीं बनना है, अर्थात आपको कायर नहीं बनना है। यहाँ पे जो कायर का अर्थ है वह है मित्रों आपका समझौतावादी से। ठीक है, वो है आपका समझौतावादी से, क्या आपको समझौतावादी नहीं बनना है। पाहन शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, तो पाहन मीन्स होता है पत्थर। ठीक, पाहन मीन्स होता है पत्थर। कुछ भी बन बस कायर मत बन। ठीक है, कुछ भी बन बस कायर मत बन, कवि ने क्यों कहा है, तो कवि ने क्यों कहा है, कुछ भी बनना आसान है इसलिए कहा है, नहीं। कुछ भी बनना मुश्किल है, नहीं। कायर मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। ठीक है, हमारे हमारे गद्यांश से हमारे काव्यांश से यह बात, इस बात का अर्थ निकलता है, वहां से यह बात निकल के आती है कि कायर मनुष्य जो है, जो समझौतावादी मनुष्य है, उसका जीवन व्यर्थ है। ठीक है, तो मित्रों आज इतना ही।
बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम और जो हमारे दरअसल ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती परीक्षा 2016 में कुल 90 प्रश्न आए हुए थे, ठीक है। तो जिसमें से हम 40 प्रश्नों का हिंदी का प्रश्न पत्र यहाँ पे देख लिए। बाकी हम जीएस और 30 क्वेश्चन आपके जीएस का और 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग का जो कि 2016 में आया हुआ था, उसका अपने नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के साथ शेयर करेंगे। जो मित्र हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें और अपना सपोर्ट हमें दें, अपना प्यार हमें दें, अपना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके, ठीक है। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।